पेपर के पहले का जो आखिरी महीना होता है, जो आखिरी 30 दिन होते हैं, वो किसी के भी पास और फेल होने के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। अक्सर हम तैयारी तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जब आखिरी समय एग्जाम का आता है तो हम चीजों को समेटने में गड़बड़ी कर देते हैं, उनको ठीक से समेट नहीं पाते। क्या जो असर है वो हमारे रिजल्ट पर दिखता है, और आखिरी लैप में अपनी जो स्पीड है उसको बढ़ाकर वो सबसे आगे वाले एथलीट को भी पीछे छोड़ देता है। बस आपको इन आखिरी 30 दिनों को प्रॉपरली मैनेज करना है और ये डिसाइड करना है कि इस आखिरी समय में हमें क्या ज्यादा पढ़ना है, क्या कम पढ़ना है, और किन चीजों को हमें इग्नोर कर देना है। नमस्कार, एक नए दिन में यूपी पीसीएस कॉर्नर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज से लेकर आरओ के प्री एग्जाम तक लगभग 30 दिन बचे हुए हैं। जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे वो अब तक सारा सिलेबस खत्म करके लगभग 2 बार रिवीजन भी कर चुके होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी पेपर के पहले का जो आखिरी महीना होता है, जो आखिरी 30 दिन होते हैं, वो किसी के भी पास और फेल होने के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसे आप रेस का आखिरी लैप समझ सकते हैं। जैसे लंबी रेस में कोई एथलीट लगातार सबसे पीछे दौड़ रहा होता है और आखिरी लैप में अपनी जो स्पीड है उसको बढ़ाकर वो सबसे आगे वाले एथलीट को भी पीछे छोड़ देता है। ऐसे ये लास्ट के 30 दिन होते हैं। ये 30 दिन आपका रिजल्ट डिसाइड करते हैं और अक्सर बड़ी उथल पुथल कर देते हैं। हो सकता है बहुत अच्छी तैयारी वाला इन लास्ट डेज को प्रॉपरली मैनेज ना कर पाए और अपना रिजल्ट खराब कर बैठे, और वहीं औसत अभ्यर्थी इन आखिरी 30 दिनों में अपनी जो तैयारी है उसको बाकियों से औसत से ज्यादा बेहतर कर ले और कुछ कमाल कर जाए। तो अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी तैयारी डावाडोल है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपको सेल्फ डाउट्स हो रहे हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको हिम्मत हार जाने की जरूरत है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो भी आपको खुश होने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको इन आखिरी 30 दिनों को प्रॉपरली मैनेज करना है और ये डिसाइड करना है कि इस आखिरी समय में हमें क्या ज्यादा पढ़ना है, क्या कम पढ़ना है, और किन चीजों को हमें इग्नोर कर देना है। हर एग्जाम का एक सिस्टम, पैटर्न और दायरा होता है और वो उससे बाहर नहीं जाता। हाँ, अगर कभी थोड़ा बहुत वो बाहर चला भी गया तो वो एक्सेप्शनल और टेम्परेरी होता है और वो वापस से अपने उसी ढर्रे में, उसी रूटीन में और उसी पैटर्न में वापस आ जाता है। इसलिए अगर पिछले एग्जाम्स की डिटेल्ड एनालिसिस की जाए तो ये आसानी से जाना जा सकता है कि किन चीजों पर ध्यान देकर हम कंपेरेटिवली कम मेहनत करके भी इस रेस में बाकियों से आगे निकल सकते हैं। और ये भी जाना जा सकता है कि इस बचे समय में किन टॉपिक्स पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर हम अपने लिए एक्स्ट्रा एज क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 2010 से लेकर 2021 तक के पेपर्स के एनालिसिस करके कुछ बातें निकाली हैं जो आपके काम जरूर आएंगी। और अगर आप उन पर ध्यान देते हैं तो आप कट ऑफ को आसानी से अच्छे मार्जिन से क्रॉस कर सकते हैं। समझने में आसानी के लिए हम यहाँ पर पूरे सिलेबस को मेनली 2 पार्ट्स में, अब 2 सेगमेंट्स में बांट रहे हैं। एक सेगमेंट में हम छोटे टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स को रख रहे हैं और दूसरे सेगमेंट में हम लोग बाकी सब्जेक्ट को रखेंगे। हम एक सेगमेंट और बनाएंगे जिसकी बात हम लोग इस वीडियो के एंड में करेंगे। पहला सेगमेंट जिसमें हमें छोटे टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स रखने हैं उसमें हम एनवायरनमेंट को, एग्रीकल्चर को, जनसंख्या नगरीकरण यानी कि सेंसस को, यूपी स्पेशल को रखेंगे। इसके अलावा हमारे जो इतिहास यानी कि जो हिस्ट्री, उसमें जो 3 सेगमेंट्स हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और जो मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें से मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत को भी हम अलग करके इस पहले सेगमेंट में रख लेते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं जिनको हम अभी आगे देखेंगे, उनको भी हम इस पहले सेगमेंट में रख लेंगे, और बाकी जो सभी चीजें हैं उनको या तो हम सेकंड सेगमेंट में रखेंगे या हम थर्ड सेगमेंट में रखेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाए तो ये जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें करने में कम समय लगता है वो उसके मुकाबले हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जितनी मेहनत हम इनको पढ़ने में करेंगे उसके मुकाबले इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनका जो प्रपोर्शन है, जो उनका रेशियो है, जो उनका अनुपात है वो ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पॉलिटिक की बात करें तो पॉलिटी एक बड़ा सब्जेक्ट है और उससे हर साल औसतन 6 से 7 सवाल ही आते हैं। जबकि उससे कहीं ज्यादा छोटा जो सेंसस का टॉपिक है, जो सेंसस है, उसमें भी लगभग इतने ही सवाल आते हैं, जबकि उसको तैयार करने में कहीं कम समय लगता है। तो हम अगर इस टॉपिक पर ध्यान दे दें तो हम कम समय में ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। अगर पिछले एग्जाम्स को देखा जाए तो हम यहाँ पर इस चार्ट को देख लेते हैं। इस चार्ट में अगर हम लोग देखें तो 2006 से लेकर 2021 तक के पेपर की एनालिसिस देकर रखी गई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हिस्ट्री में ऑन एन एवरेज 20 से लेके 22 तक सवाल आ रहे हैं। हिस्ट्री में अगर हम देखें तो जो सबसे कम सवाल आए हैं वो 16 सवाल आए हैं। यहाँ पर सबसे कम जो क्वेश्चंस आए हैं वो 16 क्वेश्चंस आए हैं 2013 में। अब यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में तीनों सेगमेंट में एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री में आ रहे हैं, जो रेंज कर रहे हैं। 2006 में 11 आए थे,
2021 में 13 क्वेश्चंस आए थे और 2013 में 15 क्वेश्चंस, और 2016 का जो री एग्जाम हुआ था उसमें भी 15 क्वेश्चंस आए थे। इस सेगमेंट में जो सबसे कम सवाल आए हैं वो 9 सवाल आए हैं 2010 और 2016 के जो कैंसर्ड एग्जाम हुआ था इसमें। यानी कि ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम ये मान सकते हैं कि लगभग 10 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज तो आएंगे ही आएंगे। इसी तरह अगर हम लोग देखें नीचे एनवायरनमेंट में, थोड़ा सा एनवायरनमेंट में आ जाएं, तो एनवायरनमेंट में अगर हम यहाँ पर देखें तो शुरुआत में 2010 में तो उसमें बहुत कम सवाल, 2 ही क्वेश्चंस पूछे गए, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो उसका प्रोपोर्शन आपका 6 से सवालों के आसपास हमारे पास रह रहा है, जिसमें 2014 में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस 9 आए थे और 2017 में सबसे कम क्वेश्चंस 5 आए थे। तो इसको हम देख के मान सकते हैं कि इसमें हम लगभग 6 क्वेश्चन तो पा ही जाएंगे एग्जाम में, यानी कि ऑन एन एवरेज 6 क्वेश्चन हमको मिलेंगे। ज्यादा भी मिल सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम तो इसमें 9 आया है, और अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा बार 7 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, तो ऑन एन एवरेज 6 सवाल हम इसमें मान के चल रहे हैं। मैक्सिमम 9 या उससे ऊपर भी आ सकते हैं। ऐसे अगर हम एग्रीकल्चर को देखें तो एग्रीकल्चर में ऑन एन एवरेज जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो हम ये मान सकते हैं कि लगभग 5 या 6 क्वेश्चन हमको एग्रीकल्चर से मिल जाएंगे हर एग्जाम में। क्योंकि देखिए 4 4 4 ये 2016 में और 2016 के री एग्जाम में और 2017 में भी 4 क्वेश्चंस पूछे गए, जबकि 2021 में से 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, अगर कंसाइजली इसको देखा जाए तो बहुत छोटा टॉपिक है इसका, और उस टॉपिक के हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में लीड करता है। सेंसस की अगर बात करें तो सेंसस कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सेंसस बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। और सेंसस में अगर हम लोग देखें तो 2006 और 2010 में तो कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन उसके बाद इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा हैं। अगर हम 2016 के री एग्जाम को छोड़ दें तो लगभग अधिकतम क्वेश्चन इसमें 12 पूछे गए हैं सेंसस में, और जो मिनिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं 2016 को इग्नोर करते हुए तो वो 2014 में 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम ये मान सकते हैं अगर हम इसका एक एवरेज निकालें तो लगभग 7 क्वेश्चन का एवरेज हमारे पास सेंसस में बनता है। हम अगर इसको समराइज करना चाहें तो मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 10 सवाल की हम उम्मीद कर सकते हैं, एनवायरनमेंट से 6 सवाल की उम्मीद कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से भी हम ये मान सकते हैं कि 6 सवाल आएंगे, सेंसस से औसतन 7 सवालों की उम्मीद कर सकते हैं। यूपी स्पेशल और जो करंट अफेयर्स में बड़ा रोल प्ले करते हैं, और यूपी स्पेशल अगर इस चार्ट को आपने देखा होगा ध्यान से तो यूपी स्पेशल से बहुत सारे सवाल क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर हम यूपी स्पेशल को देखें इस चार्ट में तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यूपी स्पेशल से लगातार क्वेश्चंस का जो नंबर है वो बढ़ता चला जा रहा है। 2014 में यूपी स्पेशल से 11 सवाल आए थे, 2016 के कैंसर्ड एग्जाम में 12 आए थे, री एग्जाम में 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2017 में यूपी स्पेशल से 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और 2021 में यूपी स्पेशल के 18 क्वेश्चंस थे। तो हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि ये ट्रेंड बरकरार अगर रहता है या नहीं भी रहता है तो ऑन एन एवरेज यूपी स्पेशल से हम 16 या 15 क्वेश्चंस हम यहाँ पर मान सकते हैं कि आएंगे। वहीं अगर हम करंट को देखें तो करंट से भी यहाँ पर 23 से लेके आपके 27 तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और हम इसका जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो 20 का रखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये जो पहला सेगमेंट है इसमें जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने कंसिडर किए हैं उनमें अगर हम समराइज करना चाहें तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक भारत है, उससे हम 10 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट से 6 सवाल, एग्रीकल्चर से भी 6 सवाल, सेंसस से 7 सवाल, यूपी स्पेशल से 15 सवाल, और करंट अफेयर से हम 20 सवाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर हम इनको देखें तो ये टोटल 64 क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि हमारी जो जनरल मेल की कट ऑफ है वो 130 क्वेश्चन जाएगी, जो कि नहीं जाती। नेगेटिव मार्किंग के लागू होने के बाद जो जनरल मेल की कट ऑफ है वो बहुत कम जा रही है, वो 125 से 128 के आसपास ही घूम रही है। हम 130 मान के चल रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा गई तो 130 के आसपास चली जाएगी। कोई भी सीरियस एस्पिरेंट होगा वो हिंदी में लगभग 50 क्वेश्चन तो सही कर ही लेगा, 60 भी लोग सही कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सेफ साइड में मान के चलते हैं कि वो केवल 50 नेट क्वेश्चन सही करके आता है। तो हमें अब 130 के कट ऑफ तक पहुंचने के लिए जीएस में नेट 80 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर हम ऊपर बताए गए टॉपिक्स पर एक्स्ट्रा ध्यान देकर बचे समय में उन्हें मजबूत कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि 64 में से भी हम केवल 55 ही नेट सही करेंगे, तो अब हमें केवल 25 क्वेश्चंस और नेट सही करने हैं इस 80 की कट ऑफ तक पहुंचने के लिए। तो ये जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं इनको हम बाकी जो टॉपिक्स हैं उसमें सिलेक्टेड और स्मार्ट प्रिपरेशन से कवर कर सकते हैं।
जैसे अगर हम इस शीट को देखें, अगर हम इस चार्ट को देखें, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो साइंस है, उस साइंस से हमारा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, अगर हम 2010 के बाद से देखें तो 13 से लेके 9 के बीच में रेंज कर रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आए हैं वो 2017 में 17 क्वेश्चंस आए हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि साइंस से ऑन एन एवरेज 12 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं एवरेज बोल रहा हूँ, इससे थोड़ा सा कम और ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एवरेज में 12 लेके चल रहा हूँ। और इसमें भी अगर हम लोग देखें तो साइंस में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है वो आपके फिजिक्स से आते हैं और जुअलॉजी से आते हैं। केमिस्ट्री और बॉटनी में उतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, खासतौर से बॉटनी में उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बचे हुए टॉपिक्स में हम ये फिजिक्स और जियोलॉजी को कवर कर सकते हैं। फिजिक्स बहुत छोटा सा टॉपिक है, अगर हम उसको घटना चक्र से कर लें, साइंस में तो मैं आपको कहूंगा कि घटना चक्र को ही देख लीजिए। घटना चक्र को अगर एक मिनट के साथ देख लेंगे तो आपके क्वेश्चंस वहां पर लगभग सारे कवर हो जाते हैं, एक दो को छोड़ के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको फिजिक्स कवर करनी है और जुअलॉजी कवर करनी है, और हमें मान के चल रहे हैं कि फिजिक्स से लगभग 4 सवाल और जुअलॉजी से भी लगभग 4 सवाल आपके मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर हम ज्योग्राफी में देखें तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं आरओ प्री में, वो इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जा रहे हैं। और इसमें 2013 में से तो 36 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और जो सबसे कम सवाल पूछे गए हैं उसमें वो पूछे गए हैं 7 जो 2017 में है। तो हम यहाँ पर बहुत ज्यादा और बहुत कम के बीच में जाके मान लेते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी से 8 सवाल आपके पूछे जाएंगे। 8 तो पूछे ही जाएंगे, इससे ज्यादा ही आपके एग्जाम में इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। फिर हमारे पास सी सैट को हम लोग देख लेते हैं। सी सैट को अगर देखा जाए या मैथ्स और रीजनिंग को देखा जाए तो मैथ्स और रीजनिंग में भी हमारे पास ठीक ठाक सवाल आ रहे हैं, और हम ये मान लेते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग में हम 15 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हैं। मिडिवल हिस्ट्री को अगर देख लें तो 5 सवाल मिडिवल हिस्ट्री के हमारे औसतन हर साल आ रहे हैं, 5 से ज्यादा ही आ रहे हैं हर साल। तो हम यहाँ पर ऑन एवरेज मान लेते हैं कि मिडिवल हिस्ट्री से 5 सवाल हमको मिलेंगे। तो ये जो सेगमेंट है इसको हम सेकंड सेगमेंट मान के चलते हैं, और इस सेकंड सेगमेंट में हम इंडियन ज्योग्राफी से 8 सवाल, फिजिक्स से 4 सवाल, जुअलॉजी से 4 सवाल, सी सेट से 15 और मिडिवल हिस्ट्री से 5 सवाल एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये टोटल हमारे पास जो क्वेश्चन हो जाते हैं वो 36 हो जाते हैं। हमें 25 क्वेश्चन और चाहिए सेगमेंट 1 के टॉपिक्स को कवर करने के बाद। अब ये टोटल 36 क्वेश्चन हैं, और अगर हम अपनी एक्यूरेसी को ध्यान में लेके चले और एक एवरेज एक्यूरेसी को देख के चले तो हम ये मान लेते हैं कि इन 36 क्वेश्चन में से आप 28 क्वेश्चन नेट सही कर लेंगे गलत और छोड़ने के बाद। तो हमारा जो स्कोर हो जाएगा वो हो जाएगा 55 क्वेश्चन सेगमेंट 1 से हम लोगों ने कवर कर लिए और 28 क्वेश्चन हम लोगों ने सेगमेंट 2 से कवर कर लिए। तो हमारा जो स्कोर यहाँ पर 83 पहुंच गया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमको 80 चाहिए, लेकिन हम सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 को ही प्रॉपर तरीके से अगर कवर कर लें तो हम 83 तक पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो हम सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को इग्नोर किया है। जैसे हम लोगों ने पॉलिटी को नहीं छुआ, हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री को इग्नोर किया, वर्ल्ड ज्योग्राफी को इग्नोर किया, साइंस में हम लोगों ने केमिस्ट्री और बॉटनी को इग्नोर किया। इन सभी टॉपिक्स को हम सेगमेंट 3 में रखते हैं। तो अगर आपके पास सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 को अच्छी तरीके से कवर करने के बाद समय बचता है, रिवाइज करने के बाद समय बचता है, तो आप इस सेगमेंट 3 में पॉलिटी को, एंशियंट हिस्ट्री को, वर्ल्ड ज्योग्राफी को, केमिस्ट्री और बॉटनी को भी देख सकते हैं, लेकिन इसके केवल वही पार्ट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चाहते हैं कि इन सब्जेक्ट वाइज भी इनके अंदर भी कौन कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उस पर एक वीडियो की जरूरत है तो मुझे बताइए कमेंट में, मैं उस पर भी वीडियो ले आऊंगा। तो ये हमारे 3 सेगमेंट हो जाते हैं। और अगर हम इन 3 सेगमेंट को इस सीक्वेंस से पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो हम ध्यान दें वो सेगमेंट 1 के छोटे टॉपिक्स पर ध्यान दें, उसके बाद सेगमेंट 2 पर ध्यान दें, तो हम बाकियों से बेहतर स्कोर कर सकते हैं, और अपनी जो सिचुएशन है, अपनी जो कंडीशन और पोजीशन है तैयारी की, उसको हम बाकियों से बेहतर कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसे वो लोग तो अपना ही सकते हैं जिनको अपनी तैयारी आधी अधूरी लग रही है और समय बहुत कम लग रहा है। इसके अलावा वो लोग जिनकी तैयारी अच्छी है वो भी रिवीजन में इन बातों पर जोर देकर, इन सेगमेंट्स पर जोर देकर कम समय में बेहतर और प्रोडक्टिव रिवीजन कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी का ऑब्जेक्टिव केवल यही है कि आपको इस बचे समय में चीजों को कैसे प्रायोरिटाइज करना है। अक्सर हम तैयारी तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जब आखिरी समय एग्जाम का आता है तो हम चीजों को समेटने में गड़बड़ी कर देते हैं, उनको ठीक से समेट नहीं पाते, वाइंड अप नहीं कर पाते, प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते, और इसका जो असर है वो हमारे रिजल्ट पर दिखता है। 1 या 2 नंबर से हम रिजल्ट को क्रॉस, कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हमें स्ट्रेटजी में यही देखना है कि चीजों को कैसे प्रायोरिटाइज करना है। तो प्रायोरिटी का जो सीक्वेंस बनेगा वो ये है कि सबसे पहले हमको सेगमेंट 1 के छोटे
लेकिन स्कोरिंग टॉपिक्स को, सब्जेक्ट्स को कवर करना है, क्योंकि बिहारी जी जो महाकवि हैं वो ये कह गए हैं कि ये वो टॉपिक्स हैं जो देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर वाले कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद सेगमेंट 2 के इंडियन ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, जुअलॉजी और मिडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत को आप कवर कर लीजिए। इसके बाद समय बचता है तो जो सेगमेंट 3 के जो टॉपिक्स हैं उनको आप कवर करेंगे। लेकिन अगर आपकी तैयारी बिल्कुल ही नहीं और आप ये चाह रहे हैं कि इस बचे हुए 30 दिन में कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसको हम पढ़ के एग्जाम को क्लियर करने की कंडीशन तक पहुंच सके, तो उस केस में अगर आप पहले दो सेगमेंट्स को ही ठीक से तैयार कर लेंगे तो आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद बना सकते हैं। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी सूट कर रही हो तो इसे बेझिझक फॉलो करिए और पेपर के तुरंत बाद मेंस की तैयारी में लग जाइए। हिम्मत बनाए रखिए, सब अच्छा होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।